हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं में बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला चैप्टर जिसका नाम था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। वैश्वीकरण जो था वही भूमंडलीकृत है, पर इसे थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स में हमने वैश्वीकरण पढ़ा था वो अर्थशास्त्र के रूप में था कि किस प्रकार से वो पैसों के रूप में हमें फायदा पहुंचाता है, पर यहाँ पे भूमंडलीकृत हम हमारे इतिहास से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या जानेंगे और क्या क्या नहीं। तो तकनीक की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास में कि तकनीक का, प्रौद्योगिकी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो देखेंगे कि किस प्रकार से तकनीक की भूमिका ने किस प्रकार से पूरे भूमंडलीकृत विश्व की एक तस्वीर है वो बदल दी। फिर जानेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद आप सभी जानते हैं, पर 19वीं सदी के आखिर में कैसे प्रकार से रहा, और विशेष करके यहाँ पे अफ्रीका की जो बात होगी वो सच में गजब की होगी, वो हमें देखनी है। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग ये जानेंगे। रिंडरपेस्ट एक पशुओं में आने वाली बीमारी है, उसको देखेंगे। और भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर, आपने भारत में राष्ट्रवाद में भी एक महापुरुष के बारे में सुना था, गिरमिटिया मजदूर है। तो वो गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं वो आप इस चैप्टर में और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तकनीक की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे भूमंडलीकृत हो रहा है, पूरी दुनिया एक होती जा रही है। हमने क्या कहा कि व्यापार पूरी दुनिया को एक कर सकता है। वैश्वीकरण जो हमने पढ़ा, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण दोनों में से कोई सा भी शब्द आता है तो आपको घबराना नहीं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिर्फ दिमाग में एक बात रखनी है, हमने सब कुछ पढ़ करके हम लोग आए हैं। ओके, तो भूमंडलीकृत जो विश्व है जब वो एक हो रहा है तो उसकी एकीकरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इतिहास में किस समय से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई? रेलवे का आना एक बहुत बड़ा कदम था भूमंडलीकृत विश्व को एक करना। जो भाप वाले जहाज है उनका आना एक बहुत बड़ा कदम था। जहाजों में रेफ्रिजरेशन, फ्रिजों का लगना, यह एक बहुत बड़ा कदम था। जलपोतों पे, बंदरगाहों पे बड़े बड़े जहाज आना, यह एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद ही क्या है, 19वीं शताब्दी में आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप कभी भी है ना लाइफ में बिफोर टेक्नोलॉजी और एक आफ्टर टेक्नोलॉजी, तकनीक से पहले का जीवन कैसा था और तकनीक के बाद का जीवन कैसा था, आप अंतर करके देखिए। मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछता हूं, नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोरोना से पहले बात कर रहा हूं, 2020 के मार्च से पहले जब कोरोना नहीं आया था, कितने बच्चों के पास फोन था भैया? बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के पास फोन था। पर भैया उसके बाद ये जरूरी होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल देने पड़ेंगे। दिए या नहीं दिए आपके घर वालों ने आपको? ऑनलाइन क्लासेस के लिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी का सेंस मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए हमें दिए। तो आज हमारी जिंदगी, टेक्नोलॉजी के बाद की जिंदगी देखो कि हम पहले कहां ऑफलाइन क्लासेस में जाकर के बैठते थे, जाते थे और थे। अब घर पे बैठ करके आराम से सारे लेक्चर्स देख लेते हैं। जब मन होता है जब उठ करके लेक्चर देखते हैं, जब इच्छा होती है जब रोक देते हैं, जब इच्छा होती है उसको उतार लेते हैं, जब इच्छा होती है उसको हटा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी का बदलाव है। आप 1990 के पहले के दौर में देखिए कितने लोग मोबाइल यूज करते थे। आप 2000 तक देख लीजिए, 2010 तक देख लीजिए, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल थी। आज हर घर में आपको मोटरसाइकिल देखने को मिलती। आप 10-12 साल बाद देखिएगा हर घर में आपको 4 व्हीलर देखने को मिलेगी, बल्कि एक एक नहीं, 2-2, 3-3 नहीं देखने को मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आ रही है, टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर कर आ रही है। ओके, तो अब जानते हैं तकनीकी भूमिका को लेकर। तकनीकी बदलाव, अब जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए कौन कौन से हुए? रेलवे में बदलाव हुआ, भाप के जहाज आए और टेलीग्राफ आया। ओके, ये सब क्या है, मुख्य तकनीक के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। देखो, तकनीकी जो प्रगति होती है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, जो इंप्रूवमेंट होता है भाई समय के साथ, धीरे धीरे जो तकनीक, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आती जाती है, वो चौतरफा मतलब चारों तरफ, और चारों तरफ का मतलब है सभी दिशाओं में, सभी तरफ क्या होता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। आर्थिक कारकों का मतलब फैक्टर्स। भैया जो
तकनीक में जो प्रोग्रेस हुई है, जो उसकी प्रगति हुई है, उसके कुछ सामाजिक कारक भी है कि जिसके कारण टेक्नोलॉजी में क्या है, हमें बदलाव करना पड़ा, हमें प्रोग्रेस करनी पड़ी, उसे सुधारना पड़ा। कुछ राजनीतिक कारण भी है, कुछ आर्थिक कारण भी है। यही बात बोली गई है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का ही परिणाम होता है कि तकनीकी प्रगति हमें देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। भैया इससे पहले, कोरोना से पहले किसने पीपीई किट के बारे में सोचा होगा? किसने मास्क तो चलो नॉर्मल बात है, डॉक्टर्स तो जब ऑपरेशन करते थे वो पहनते थे, बहुत सी बेसिक बात है। बट जैसे वैक्सीन है, इनके बारे में किसने सोचा था? बहुत से लोगों के तो इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने पूरी उम्र में नहीं सुने, वो क्या है अब जाकर के सुन लिए कोरोना में। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ठीक है ना, और बहुत से वर्ड्स उन्होंने सुन लिए। तो ये क्या है, समय के स्थिति थी ना, समय के अनुसार हो। तो हर चीज क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक होते, उन्हीं के कारण क्या है, तकनीकी प्रगति हमें देखने को मिलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी। अब देखो समय के साथ तेज चलने वाली क्या हुई, रेलगाड़ियां बनी। तो अब तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या हुआ, आसानी हुई, और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हुई। जब तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, जैसे मान लो कि कोई एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा है, तो वो एक तो अच्छे रोजगार के लिए जल्दी कहीं आ जा सकता है। ओके, अच्छे रोजगार के लिए आ जा सकता है। और अगर उसको मान लीजिए कोई कुछ सामान खरीद करके लाना है, या अगर वो व्यापार करने के लिए जा रहा है तो वो व्यापार के लिए भी जल्दी से आ जा सकता है। अगर उसको कोई सामान भेजना हो तो हम मालगाड़ियां देखते हैं, उन मालगाड़ियों में वो सामान भी भेज सकता है। तो ये जो सारे काम है, ये तेज चलने वाली रेलगाड़ियों से हुए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक रेलगाड़ी दिखाई, रेलगाड़ी तो फर्स्ट क्लास दिखाई, पर ऐसी है नहीं अभी हमारे पास। ओके, जल्दी होगी। बोगियों का भार कम किया गया। बोगियों का भार मतलब जो वेगन्स होते हैं, जो बोगियां होती है रेलगाड़ियों में, इनकी क्या है, भार कम कर दिया गया, इनका जो वेट है वो कम कर दिया गया, जिससे कि वो स्मूथली वर्क चले और आगे तक चलती जाए। जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता था। यहाँ पे क्या है, जलपोतों का मतलब जो लार्जर शिप्स है, जो शिप है, जो जहाज है, वो क्या है, बड़ी कर दी गई, उनका आकार बढ़ा दिया गया, जिससे कोई भी उत्पाद है वो खेतों से दूर के बाजारों में कम लागत पे बनाया जाए और उसे बेच दिया जाए, और ज्यादा आसानी से उसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा सामान उसमें आएगा और ज्यादा सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकेंगे। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, रेफ्रिजरेशन की तकनीक या मास के बारे में, ठीक है ना, मास के बारे में। किसके बारे में, मास के बारे में, या मीट जिसे हम लोग कहते हैं, ओके, उसके बारे में। देखो 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप मांस का निर्यात नहीं, केवल जिंदा जानवर। क्या बोला गया, 1870 के जो दशक है वहां तक क्या था कि मांस का निर्यात नहीं होता था। मांस का मतलब क्या है, मीट, जो कटा हुआ होता है, जो पीसेस में होता है। तो वो जो पीसेस में होता था, वो कटा हुआ जो मीट है, वो क्या है, निर्यात नहीं करा जाता था यूरोप को। और कहां से करा जा रहा है, अमेरिका से करा जा रहा है। और अमेरिका का मतलब क्या है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह, ये पूरा मिलाकर के क्या है, अमेरिका कहला रहा है। तो इस अमेरिका से यूरोप क्या है, मांस का निर्यात नहीं करा जा रहा था। 1870 के दशक की बात कर रहा है। इस समय टेक्नोलॉजी नहीं है, इस समय तकनीक नहीं है। उस समय क्या है, जिंदा जानवर भेजे जा रहे हैं। पानी के जहाज में जानवरों को डाल दिया, और जानवरों को डाल करके क्या है, बोले चलो तुम, और उनको भेज दिया जाता था। तो जानवर बढ़िया घूमते फिरते देखते हुए जाते थे, देख वो वाला देख, वो वाला जानवर भी है, ये है। तो ऐसे बढ़िया मिलजुल करके जाते थे। तो जिंदा जानवर ले जाए जाते थे, पर इसके कुछ नुकसान भी होते थे। कैसे होते थे, वो आई। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। तो क्या है, जिंदा जानवर लेकर के जाते थे, और फिर जब यूरोप वो जानवर पहुंच जाते थे, उन्हें काट लिया जाता था और वो खा लेते थे। अब क्या है, जिंदा जानवर पहली बात तो ज्यादा जगह, ये आप इंटरकनेक्ट करिएगा, जिंदा जानवर है ज्यादा जगह रोकेगा, ऑफकोर्स सी बात है। फिर एक तो क्या है, जो आप जब जानवर को काट रहे हो तो काट रहे हो जो भी उसका अनवेस्ट, जो भी वेस्टेबल चीज है, जो भी आपको खराब लग रहा है, भाई उसकी स्किन है या और कुछ है, और आप जब काट रहे हो तो उसे बड़े पीस में भी रख सकते हो, छोटे में भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो जिंदा जानवर है वो तो जो उसके साइज है उसी साइज में रखोगे यार आप, तो जगह तो रोकेगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो उसने ज्यादा जगह रोकी। कभी कभार क्या होता था, मर या बीमार भी पड़ जाते थे। भैया बहुत लंबा सफर होता था, तो कभी कभार मर जाते थे, कभी बीमार पड़ जाते थे। तो जो बीमार पड़ जाते थे वो मर भी जाते थे, और बीमार पड़े हुए को वो खा नहीं सकते। तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, यूरोपियंस के लिए खराब ही हो गया, यूरोपियंस के लिए खराब हो गया। बहुतों का वजन गिर जाता था। वजन गिर जाना है, बीमार हो जाना, एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरे रास्ते में उनको कुछ खाने पीने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और वो फिर उनका वजन गिर जाता था और तबीयत खराब होकर के वो कुछ मर भी जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। मतलब देखो, गरीबों को भी क्या खाना है, गरीबों को भी मांस खाना है ना। मतलब मांस के अलावा उनको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, खाना मांस ही है।
चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन पे चले जाए, गरीबी रेखा से नीचे चले जाए, पर खाना क्या है, मांस है। तो अब क्या हो रहा है, जब जिस प्रकार से कि जो जानवर मर जाता है, जैसे मान लो कि 100 जानवर अमेरिका से बिठाए गए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100 जानवर अमेरिका से बिठाए गए और 100 जानवरों का हर जानवर पे ये मान करके चलते हैं कि भैया 20 किलो जो है मीट निकलता होगा, एक अंदाजन मैं बता रहा हूं। ओके, तो मान करके चलते हैं 20 किलो मतलब 2000 किलो मीट वहां पे क्या है, निकल रहा है। ओके, 2000 किलो मीट वहां पे निकल रहा है और 1 किलो मीट की मैं कीमत मान करके चलता हूं कि भाई 500 रुपए होगी। तो कितना हो गया, तो कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए तक का भैया बजट है कि भाई 10 लाख रुपए हम लोग इनसे कमा लेंगे। भैया 100 जानवर भेजे, ठीक है, हर से मान करके चलते 20 किलो मीट निकलेगा, मतलब 2000 किलो मीट निकलेगा और 1 किलो की 500 के हिसाब से रेट लगाए तो 10 लाख रुपए। अब ये मान करके चलो हुआ क्या, इन 100 में से क्या हुआ, 20 जानवर मर गए, तो अब बचे कितने, 80 जानवर, ठीक है, 80 जानवर बचे। इन 80 में से मैं ये मान करके चलता हूं 10 बीमार पड़ गए, खराब हो गए, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी हो गई, बचे कितने भैया, 70। ओके, बचे कितने, 70। अब 70 पे मान करके चलो 20-20 किलो मीट निकलता है, तो कितना हुआ भैया, 1400 किलो, ठीक है, 600 किलो वैसे ही कम हो गया। अब 1400 किलो के हिसाब से भी मैं मान करके चल रहा हूं कि यहां पर भी अगर हम 500 के हिसाब से लगाए तो 7 लाख रुपए। ओके, मैं एक आपको बता रहा हूं किस प्रकार से गरीबों को इफेक्ट करेगा ये 7 लाख रुपए, पर कमाने तो 10 लाख है ना, कमाने तो 10 लाख है, तो ये 7 लाख के जो 3 लाख का जो नुकसान है वो कहां से भरपाई होगी। अब जो मीट है वो 500 की ना देकर के कितने की देंगे, 800 की दे देंगे, 1 किलो मीट 1000 रुपए की दे देंगे। तो अब ये वाली जो है, जो मीट महंगी हो चुकी है, क्यों हुई है, क्योंकि जानवर बीच में मर गए, बीमार पड़ गए, तो वो जो उनका नुकसान भुगता है भैया वो तो जो सही है, उनको ज्यादा ज्यादा बेच करके ज्यादा ज्यादा पैसा कमा करके ही भरपाई होगी। तो इसलिए क्या है, ज्यादा महंगा क्या सौदा हो जाता था और गरीब उनको खरीद नहीं पाता, तो गरीब नहीं खरीद पा रहा तो वो भूखे रहते थे। तो भैया भूखे क्यों रह रहे हो, हरी सब्जियां खा लो, फल फ्रूट खा लो, जरूरी है मांस ही खाना है, और वो मांस भी मतलब अमेरिका से ही मंगवा करके खाना है, आपके यूरोप में नहीं है क्या, काटो यूरोप के जानवरों को। ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन में कमी। अब देखो क्या हुआ, कीमतें क्या है, हाई हो गई, प्राइस जो है, मूल्य जिसे हम लोग कह रहे हैं वो क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ा वो मैंने आपको बता दिया, बढ़ा कैसे, क्योंकि जो डिमांड है ना, डिमांड तो है भैया, मूल्य मांग तो है, पर सप्लाई कम हो गई। अमेरिका से ना, अमेरिका से इसी हिसाब से 100 जानवर भेजे गए थे कि हाँ भैया यूरोप वालों की सबकी क्या होगी, पूर्ति हो जाएगी, यूरोप वालों की सबकी सप्लाई पूरी हो जाएगी, सब खा लेंगे। पर जब वो बीच में मर गए, बीच में खराब हो गए, तो क्या हुआ, तो भैया डिमांड तो पर उतनी की उतनी है ना भैया, 100 जानवरों की डिमांड थी, फिर ठीक है, पर अब सप्लाई 70 की हुई है, और जब डिमांड ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो, पूर्ति कम होगी, तो क्या होगा, वो क्या बढ़ाता है, मूल्य बढ़ाता है, और यहीं पर मूल्य भी बढ़ गया और उत्पादन में कमी थी, उत्पादन कम हो रहा है यहां पे। फिर देखो अब यहां पर आ गई तकनीक, क्या आई, तकनीक आई, टेक्नोलॉजी यहां पर आ जाती है, टेक्नोलॉजी यहां पर आ गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। अब पानी के जहाजों में क्या करा गया, रेफ्रिजरेशन लगा दिए गए। एक आम भाषा में बोलूं तो जिससे हमारे घर में फ्रीज होते हैं, वो फ्रीज क्या है, पानी के जहाजों में लगा दिए गए। तो अब क्या होगा, अब हम जिंदा जानवर ना ले जाकर के क्या है, मांस लेकर के जाएंगे, जानवरों को काट देंगे, पीसीस में काटेंगे और उन्हें क्या है, रेफ्रिजरेशन में रख देंगे, जिससे ना तो वो खराब होंगे, ना वो जगह घेरेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सामान जाएगा, और हम ज्यादा ज्यादा वहां बेचेंगे, ना महंगा होगा, और मतलब गरीब का भी फायदा और यूरोप के लोगों का तो फायदा ही फायदा है। जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। पहले कहां मार रहे थे, यूरोप में मार रहे थे, अब यात्रा से पहले मतलब अमेरिका में ही मारना शुरू कर दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड मांस ही यूरोप भेजा। अब अमेरिका से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जहां से भी मीट जा रहा था इतने समय से पहले, जानवर जा रहे थे, अब वापस से क्या है, मांस जाएगा, और वो सारा का सारा मांस यूरोप वाले खा लेंगे। अब खर्चा कम हो गया, ठीक है भैया। एक तो क्या है कि बड़े बड़े जानवरों को जब लाते थे, अब जानवर, अब मीट पहले 100 जानवर ला रहे थे, अब मीट 150 जानवर की मीट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं रोक रहे हैं ना, अब जानवर छोटे छोटे पीसेस में काट काट करके रख सकते हैं। तो अब क्या है, खर्चा कम हो गया, और खर्चा कम हो गया तो वो मूल्य वैसे ही घटा देंगे, बोले खाओ, यूरोप वालों को ही खाना है, जितना खाओ। यूरोप में मांस के दाम गिर गए, बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे आ गए। तो अब वहां के जो लोग हैं बहुत खुश हो कि हो हमें मांस मिल गया, मांस मिल गया, मांस मिल गया। ये देखो भाई, जो लोग खाते हैं उनको पता होगा ये मांस के बारे में। ओके, तो अब वो वहां पे मिल गए। देश में शांति स्थापित। तो अब शांति स्थापित कैसे हो गई, जब क्या है, गरीबों को सस्ती दरों पे खाना मिलने लगे। यहां पर मतलब क्या है, शांति स्थापित होने का मतलब ये है कि महंगाई थी, इतने समय तक क्या थी, महंगाई थी। अब जब जब देखो हमारे देश में महंगाई होती है तो हम किसको बोलते हैं, सरकार पे चिल्लाते हैं ना,
सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। तो अब वहां पर भी क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, वहां पर भी देश में अशांति हो गई, त्राही त्राही मच गई, बोले मास्क नहीं मिल रहा, मास्क नहीं मिल रहा, मास्क नहीं मिल रहा, क्या खाए क्या खाए। अब वहां पे आराम से सस्ते में सबको मास्क मिल रहा है तो देश में शांति है, कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहा, सबको खाने पीने को मिल रहा है, खाओ खाओ खूब खाओ। फिर आते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, 19वीं सदी के आखिर का मतलब 1801 से लेकर के 1900 का जो दौर है ये कहलाएगा 19वीं सदी, और आखिर के मतलब 1850 के बाद वाला जो दौर है उसकी हमें यहाँ पे बात करनी। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 19वीं सदी के आखिरी दशकों में क्या है, यूरोपों का विजय होना शुरू करा। ये आप चीज धीरे धीरे लिंक करते जाइए, समझते जाइए। यूरोपियों ने क्या करा, अमेरिका में कैसे जीता, चेचक कीटाणु से जीता, बीमारी से जीता ना। ओके, अब ये आ रहे हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका की तरफ जब आएंगे ना तो अफ्रीका की तरफ ये इंसानों की बीमारी तो नहीं पर जो पशुओं की बीमारी है रिंडरपेस्ट, उसके कारण क्या होगा, ये विजय हो पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, इनकी यूरोपीय की जो विजय हो रही है वो कष्टदायक, कष्ट देने वाली चीजें पैदा कर रही है। आर्थिक कष्ट भी मिल रहे हैं, सामाजिक कष्ट भी मिल रहा है, पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो कष्ट है, पर्यावरण से जुड़े हुए कष्ट है, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया और पूरी औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है, जहां जहां पे उन लोगों का राज है, उन्होंने पूरे को एक कर लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों बर्लिन में एक बैठक हुई, अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। तो देखो 1885 में बर्लिन में बैठक हुई। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में। कहां पर है, जर्मनी में। तो वहां पे एक बैठक हुई और अफ्रीका के नक्शे, अफ्रीका महाद्वीप की यहां पे बात करें। आप कभी भी मैप में देखिएगा, वर्ल्ड के मैप में देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस अफ्रीका महाद्वीप को आपको ऐसा लगेगा जो देशों को बांट रखा ना, वो बिल्कुल ऐसे स्केल रख करके बांटा होगा कि भाई इतना इसका है, इतना इसका है, इतना इसका है। तो ये बिल्कुल सच में ऐसे ही बांटा हो जैसे कि कोई स्केल रख करके बांटा हो। और 1885 में जो यूरोप के जो ताकतवर देश है, उनकी बर्लिन में जो बैठक हुई, उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट ली, इतना हमारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, और बांट लिया। और आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में खनिज बहुत है, अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन है ना, वो बहुत है। पर अफ्रीका के लोगों ने कभी मानव संसाधन पे क्या है, खर्चा नहीं करा। वहां के लोग अशिक्षित थे, वहां के लोग पिछड़े हुए थे, वहां के लोग गरीब थे, उनको ज्ञान भी नहीं था कि हमारे पास इतने मूल्यवान संसाधन। और अफ्रीका में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, वो ये थी कि वहां के लोग जो काम करते थे ना, वो पैसों के लिए नहीं करते थे, उनको पैसा चाहिए नहीं। बहुत रेयर काम होता था जो वेतन के लिए करते थे, पैसों के लिए करते थे। परंतु जब वहां पे ब्रिटिशर्स पहुंचेंगे, वहां पे यूरोपीय पहुंचेंगे, तो वहां पे ये दिक्कत उनको महसूस होगी कि यार ये लोग तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। और पैसा तो क्या है, ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा दे, पर ये तो पैसे के लिए काम ही नहीं करते, तो फिर करना क्या। तो वो क्या क्या साजिश अपनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। अब आते हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। जो जानवरों की बीमारी है उसका नाम है रिंडरपेस्ट। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो 1890 के दशक में क्या है, रिंडरपेस्ट की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से फैल गई। यहां पर ये जो मैंने नोट दिखाए, ये नोट वैसे दक्षिण अफ्रीका के हैं। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और जो दक्षिण अफ्रीका का जो आप नाम सुनते हैं, ये नीचे एक छोटा सा देश है दक्षिण अफ्रीका। ओके, ये एक छोटा सा देश है दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य, जिससे नेल्सन मंडेला साहब रिश्ता रखते थे, जहां के वो राष्ट्रपति बने और अश्वेतों के लिए आंदोलन करा। और हमारे बापू भी कहां जाकर के आए थे, दक्षिण अफ्रीका में जाके आए थे, जो दक्षिण अफ्रीका ये वाला देश, और अफ्रीका पूरा महाद्वीप है। ओके, तो यहाँ पे जो अफ्रीका का मतलब, यहाँ पे मैंने जो नोट दिखाए हैं वो अफ्रीका के लिए ही दिखाए। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। देखो अब जो वहां के लोग थे ना, अफ्रीका के लोग क्या थे, अपनी खेतीबाड़ी पे और अपने जानवरों पे, उन पे डिपेंडेंट थे। वो अपनी खेतीबाड़ी करते थे, अपना खाना पीना जितना उनकी जरूरत थी उतना करते थे, खाते थे, पीते थे, मस्त बस। उनको काम धंधे का किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। और जो उनके जानवर थे, उनसे जो भी पशुधन मिलता, मतलब भाई दूध है, जो कुछ भी उनको मिल रहा है, उससे काम चला करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको ज्यादा लालच है ही नहीं, मोह नहीं है उनको, ठीक है ना, किसी भी चीज का मोह नहीं है कि नहीं नहीं इतना पैसा हम लोग कमा लें, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मवेशियों में प्लेग, जब उन वहां के जानवरों में बीमारी आई रिंडरपेस्ट की, तो उसने वहां आजीविका, किसकी आजीविका, लोगों की आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड का मतलब क्या है कि हमारे जीवन यापन करने के जो तरीके, जैसे आज मेरा आजीविका का सोर्स क्या है, टीचिंग। मैं पढ़ा करके मैं पैसा कमा करके अपना जीवन जीऊंगा। तो उसी प्रकार से वहां की लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।
19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। तो उपभोक्ता सामान मतलब ऐसे सामान जिन्हें उपभोक्ता खरीदता हो अपने इस्तेमाल के लिए, और ऐसे सामान बहुत कम थे जिनको पैसे देकर के खरीदा जाए, क्योंकि लोग ज्यादा अपने खेतों पर अपने पशुओं से इन्हीं से काम चला रहे हैं, तो उनको किसी चीज की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, वो ज्यादा पैसों की चाह रख ही नहीं रहे। तो ऐसे बहुत कम सामान है। तो जब वेतन के पैसे मतलब सामान जब बहुत कम है, सामान ऐसे हैं जो बहुत ही कम है, जो आपको किससे खरीदने हैं, वेतन से खरीदने हैं, मतलब आपको पैसे से खरीदने हैं। तो मतलब जब आपके वेतन से खरीदने वाले सामान ही कम है तो आपको वेतन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेतन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वेतन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपको ज्यादा काम करने का लोड भी नहीं रहेगा। आपको काम करने का, भैया आज जैसे मैं हूं या कोई भी इंसान है, क्यों कमा रहा है पैसा, क्यों कमा रहा है? भाई मैं एक बढ़िया सा घर खरीद लूं, मैं एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद लूं, मैं एक बढ़िया सा मोटरसाइकिल खरीद लूं, मैं बढ़िया सा मोबाइल खरीद लूं, घर में सारी सुख सुविधाएं कर दूं, इसीलिए कमा रहे ना। जब हमारे भैया मान लो कि आज भारत में ऐसा हो जाए कि भाई कोई बहुत ही कम चीजें जो होंगी कि सामान क्या है पैसों के रूप में मिलेंगे, फिर लोग पैसा कमाने कम कर देंगे, जरूरत ही नहीं ना, मिल रहा है सब। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, ज्यादा एम्बिशियस नहीं, उनको ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए, और जो बेसिक है, जो मूलभूत है, रकम रोटी कपड़ा मकान, वो अपने जीवन यापन के लिए चल रहा है। परंतु जब रेंडर पेस्ट आएगा तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ, भू क्षेत्र, विशाल भू क्षेत्र, अफ्रीका का देखना कितना बड़ा महाद्वीप है। भू मतलब भूमि, जमीन, और अफ्रीका के जो जमीन का क्षेत्र है, विशाल जमीन का क्षेत्र को देख करके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पे खनिज थे। क्या थे? खनिज थे। हमने खनिज वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जो भूगोल का अध्याय 5। अफ्रीका के जो खनिज थे, खनिज और बड़े क्षेत्र, और इतने बड़े क्षेत्र में इतने खनिज, इतने प्राकृतिक संसाधनों का होना, इस चीज को देख करके क्या हुआ, जो यूरोपीय हैं उनका क्या है, मन ललचा गया। बोला वाह वाह वाह, वहां जाएंगे, वहां से खनिज निकालेंगे और वहां से दास गुलाम भी बना लेंगे और उनको कहीं दूसरी जगह भी ले जा करके रख देंगे, खूब पैसा कमाएंगे, यूरोप में ला करके उन खनिजों को बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। तो उस पे क्या है, यूरोप वालों की गंदी नजर अफ्रीका पे पड़ गई। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना, ये एक बहुत बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने आई। किनके सामने? यूरोपियों के सामने। यूरोपियों के सामने क्या आई, ये एक बहुत बड़ी समस्या आई कि वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते, वो सैलरी चाहते ही नहीं है, वो लोग सैलरी चाहते ही नहीं है। मैंने बताया ना आपको, भैया जो बेसिक नीड्स है, जो रोटी कपड़ा मकान वाली जरूरत है, वो तो अपनी खेती बाड़ी कर करके अपने पशुओं से इनसे पूरी हो जाती है, और ऐसे बहुत कम सामान है पैसों के मिलते हैं, तो उनको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं होती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे, बोले सर ये तो देखो यूरोपीय कितने अच्छे, जो सोच रहे हैं कि उनको तनख्वाह दे, पर यहां पे थोड़ा सा दाल में क्या है, कुछ काला है। काला ऐसे है कि तनख्वाह सैलरी के नाम पे, देखो सैलरी के नाम पे, इसीलिए तो पैसे के नाम पे हमें कोई भी भड़का देता है। सैलरी, भाई हम आपको सैलरी देंगे, सैलरी देंगे तो क्या होगा, आपका अच्छा जीवन होगा, आपका जीवन सुधरेगा, ठीक है, और भी आपको बहुत सी बातें बोली जाएंगी। मतलब जो शुरुआत होती है इंसान को बर्बाद करने की, वो कहां से होती है, वो पैसों से ही होती है। वो शुरुआत जो होती है इंसान को बर्बाद करने की, वो कहां से होती है, पैसे से होती है। भैया हमारे देश में बहुत से ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों को समर्थन करा। क्यों करा? पैसों के लिए करा, पैसों के लिए तो करा ना। भैया आज देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? पैसों के लिए तो हो रहा है। तो जो भी गलत काम है शुरुआत तो पैसों से हो रही है। तो उनको किस प्रकार का लालच देकर करके ये बोले कि नहीं नहीं भैया तुम आ जाओ, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। तो जब ये बात उनको पता चली कि यार ये लोग तनख्वाह नहीं लेते हैं, तो वो वहां जाकर के कानूनों में बदलाव करेंगे। वो लोगों की ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि जिससे कि लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए मजबूर हो जाए, और कमाने के लिए वो हमारे पास आए, और कमाने के लिए किसके पास आए, हमारे पास आए, और हमें बोले कि रोजगार दे दो, हमें काम कर, हमसे काम करवाओ, और हमें क्या दो, पैसा दो, भारी भरकम कर। अब करा क्या कि वहां के लोगों पे बहुत भारी भरकम कर लगा दिए। कर मतलब टैक्स लगा दिए, जो आपको किसको देना होगा, सरकार को देना होगा। सरकार किसकी है? यूरोप की है, यूरोपियन देशों की। देखो अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि यूरोपियन के जो देश है उन्होंने अलग अलग ने बांट लिया, कोई ने कोई सा हिस्सा ले लिया, कोई ने कोई सा देश ले लिया, कोई किसी ने कोई सा देश ले लिया। तो वो कर है किसको देने, सरकार को देने। सरकार किसकी? यूरोपियों की। आपको टैक्स देना होगा। टैक्स कब दे पाओगे? जब आप पैसा कमाओगे, कमाओगे जब ही तो टैक्स दे पाओगे ना। तो इसलिए कमाओ, और कमाने के लिए हमारे पास आओ, और हमारे पास आओगे तो तभी तो हम तुम्हें पैसा देंगे।
उत्तराधिकार कानून, केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति। देखो पहले क्या हो रहा था उत्तराधिकार कानून, पहले वहां पे ये था कि जैसे मान लो कि कोई पिता है, उसके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो उसकी जो जमीन है वो 5 पुत्रों में बढ़ जाएगी। ओके, 1 2 3 4 5, 5 पुत्रों में बढ़ जाएगी। और 5 पुत्र क्या अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन है, पालन पोषण है, वो करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। पर अब उन्होंने क्या करा कि उत्तराधिकार कानून में बोल दिया कि जो पिता की संपत्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य को मिलेगी, एक ही सदस्य को मिलेगी। अब एक ही सदस्य को मिलेगी तो बाकी 4 क्या करेंगे? बाकी 4 क्या करेंगे? रोजगार, काम ढूंढेंगे। और काम ढूंढने के लिए फिर से कहां जाएंगे? यूरोपियों के पास जाएंगे। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। खान कर्मी जो खान में काम करते थे, ठीक है ना, जो माइंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जो उनमें काम करते थे, उन्हें बाड़ों में मतलब उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया गया। उनके बाहर आने जाने पे, घूमने फिरने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई, उनकी रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? कि भाई तुम तो करो, यही काम करो, तुम्हें नहीं चाहिए ना पैसा मत लो, पर काम करते रहो बस यहाँ पे, ऐसा। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो देखो अब यहां पे स्थिति को समझने की कोशिश करना कि यूरोपीय देश आए, यूरोपीय देश यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, इनके सामने एक परेशानी आती है। और अभी भी लोग क्या है, लोग मान नहीं रहे हैं कि हाँ हमें पैसे दे दो, हम लोग काम कर लेंगे, परेशानी का आगे झुके नहीं है। पर जब यहां पर क्या होगा, ये जो रोग है, पशु रोग जो आया है, ये रोग आने के बाद क्या है, जो उनका पूरा पशुधन है, जो पशु है वो मरने लग जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। और 90% पशुओं को मार देती है और 10% पशुओं से ही काम चला करके क्या है, यूरोपीय इनका फायदा उठाते हैं और अफ्रीका वालों को भी क्या है, मोह के जंजाल में फंसा देते हैं और उन पर राज करना शुरू कर देते हैं। इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। पहले तो ये देख लो, ये रहा इरिट्रिया। इरिट्रिया कहां पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप का ये रहा इरिट्रिया, ठीक है ना। पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा इरिट्रिया। ओके, और इतालवी सैनिकों का मतलब है इटली के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या है, हमला करा। तो हमला करा तो उनका पेट भरने के लिए क्या है, एशियाई देशों से क्या है, जानवर लाए जाते थे। मतलब यूरोप वाले जितना मांस खाते हैं, जितना जानवर खाते हैं, और कोई नहीं खाता, ठीक है ना। तो हर बस उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ चाहिए, सपनों में भी इनको तो बस मीट ही नजर आती होगी। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई, उन्हें जानवरों के जरिए यहां पहुंची थी। जिन जिन देशों पे ब्रिटिशर्स का अधिकार है, उन देशों से ये बीमारी क्या है, आई है, और जानवरों के जरिए वो क्या है, वहां पर अफ्रीका में भी पहुंच गई। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। मतलब क्या है कि बिल्कुल एंड यहां तक आते हुए केप तक, मतलब जो दक्षिणी हिस्सा है वहां तक भी पहुंच गई। और 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर भी जा पहुंची। मतलब आपको ये देखना है कि 1880 में आपको रिंडरपेस्ट की थोड़ी सी शुरुआत देखने को मिलती है, पर 1892 97 तक आते आते क्या है, पूरे सारी जगह क्या है, ये फैल जाती है। और इरिट्रिया पर जो हमला करा है इतालवी सैनिकों ने, इटली के लोगों ने, उनको जानवर खिलाने के चक्कर में क्या है, पूरे जानवरों में ही वो बीमारी फैल जाती है। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। और रिंडरपेस्ट से क्या है, 90% जो के मवेशी थे, पशु थे, वो मर गए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। अब जो बचे खुचे पशु संसाधन थे, भैया जो थोड़े बहुत कितने रह गए, 10% रह गए। अब 10% से क्या है, पालन पोषण अफ्रीका के लोगों का तो हो नहीं सकता, तो उनका फायदा उठा करके क्या करा, यूरोप के लोगों ने अफ्रीका को भी जीत लिया। अमेरिका को कैसे जीता? चेचक के कीटाणु से। वहां पर इंसानों का रोग भेजा और यहां पर पशुओं का रोग भेजा। तो अब एक बात, भगवान इनको क्यों कोई सा रोग क्यों नहीं लगा? ये लोग अगर सारी जगह बैठ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना, बढ़िया दुनियादारी चल रही होती। पर सिर्फ और सिर्फ साम्राज्यवाद की जो नीति है उसने ही क्या है, बर्बाद कर दिया। तो यहां पर हमारी क्या है, एक अफ्रीका की भी स्टोरी है, वो खत्म होती है। अमेरिका का किस प्रकार से गुलाम बना, अफ्रीका किस प्रकार से गुलाम बना, वो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर। ओके, क्या है अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर। ओके, इंग्लिश में इसे क्या जाता है, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। 19वीं सदी भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों, बागानों, खदानों और सड़कों व रेलवे निर्माण परियोजनाओं को
ये ले जाया जाने लगा। देखो अब 19वीं सदी में क्या हुआ, जो भारत से मजदूर है वो ले जाना शुरू कर दिया गया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, विशेष करके यूरोप में ले जाए गए। किन कामों के लिए ले जाए गए हैं? बागानों के लिए, बागानों में काम करने के लिए, खदानों में, माइंस में काम करने के लिए, सड़क और रेलवे निर्माण बनाने के लिए, परियोजनाओं के लिए भी ले जाया गया। ये मैंने आपको एक त्रिनाथ की फोटो दिखाई जहां पे क्या है, आपको जो इंडियंस जो मजदूर है उनकी इमेज मैंने यहां पर दिखाई। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीक प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। अब क्या हुआ है, देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि श्रमिकों को ले जाया जा रहा है। ओके, श्रमिकों को ले जाने का मतलब है कि काम बढ़ रहा है। ओके, काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। काम क्यों बढ़ रहा है? तकनीक भी आई है थोड़ी बहुत, उसके कारण भी काम बढ़ रहा है। जब काम बढ़ा है तो आय भी लोगों की बढ़ेगी, पर कुछ लोगों की तो आय बढ़ेगी और कुछ लोगों को क्या होगा, गरीबी देखने को मिलेगी। जो लोग इनको वहां पे ले जाएंगे, ये उनका तो पैसा ही पैसा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये लोग गरीबी के रूप में आ जाएंगे और गरीबी ही गरीबी इनको देखने को मिलेगी। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य भारत से और तमिलनाडु के सूखी इलाकों से जाते थे। अब यहाँ पे क्या सूखा पड़ गया तो इनके पास यहाँ पे काम धंधा नहीं था, तो ये वहां पर चले गए। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया जाता था और ये जो अनुबंध या एग्रीमेंट का जो काम करवाता था, ये कौन करवाता था? एजेंट करवाता था। ओके, ये एजेंट है वो खुद एक कोई भारतीय ही होता था। वो एजेंट इन लोगों को, गरीबों को, गरीब पिछड़े ऐसे जो लोग हैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके क्या है, एजेंट बोलता था लो चलो तुम्हें क्या है बढ़िया काम दिलाएंगे, जो बेहतरीन सपने दिखाता था। देखो तुम्हें उस देश में भेजा जाएगा, वहां पर तुम ऐसे करोगे, तुम इतना काम करोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, और क्या है 3-4 साल काम करा, 5 साल काम करा, फिर तुम यहाँ पर आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया पैसा ही पैसा है, उस देश में घूमोगे, ऐसा ऐसा, मतलब उनको ऐसे ऐसे सपने दिखाया जिसकी कोई हद नहीं। और वहां जाकर के जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल रियलिटी के नाम पे वो जीरो था, कुछ भी नहीं था। उनकी स्थिति बहुत बुरी थी, ना वो वहां से भाग सकते थे, ना वो वहां से निकल सकते थे। इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेगा तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। ये शर्त रखी जाती थी कि अगर 5 साल काम कर लोगे तो आपको स्वदेश मतलब आपके देश लौट जाना, पर वो लौटते भी नहीं थे और फिर आने भी नहीं देते थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। अब देखो मेरी बात सुनो, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? ऐसे उद्योग जो आप घर में ही बैठ करके काम कर रहे हो, आप सिलाई मशीन का काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम हो, जिस भी चीज का आप उत्पादन कर रहे हो, किसी कारखाने में ना करो, घर में ही करो, वो कुटीर उद्योग खत्म हो गए। जैसे अभी हमने देखा सूखा पड़ गया तो सूखा पड़ गया, जमीन का भाड़ा बढ़ गया, जमीन की रेट महंगी हो गई, ठीक है, बागानों के लिए जमीनों को साफ करना शुरू कर दिया। ये सारे काम जब शुरू हो गए तो उससे क्या हुआ कि लोगों के पास भारत में अपने जो रोजगार है वो खत्म होते गए और वो गरीब होते गए, और गरीब होने के कारण ही क्या है, उन्हें अनुबंधित श्रमिक बना करके क्या है वहां यूरोप में ले जाया जा रहा है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुआना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तो आइए एक एक को करके अपन मैप में पहले जानते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये कौन सी है? ये है त्रिनिदाद। कौन सी है? त्रिनिदाद। यहां पे जो आप देख रहे हैं वो है गुआना, ओके, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैप में दिखा दूंगा। तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में भी काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। तो सिलोन तो जो है वो क्या सा है, हमारा जो श्रीलंका है वही क्या है, सिलोन है। और मलाया यहाँ पे क्या है, मलेशिया के लिए यूज हुआ है, ओके। और बाकी कुछ को क्या है, असम के चाय के बागानों में भी काम करवाने के लिए भेज दिया जाता था। अब यहाँ पे देखो आपको 2-3 जगह, जैसे ये तो फिजी है, ओके, यहाँ पर आपको श्रीलंका का देखने को मिलेगा, ओके, ये सभी देशों के मैं आपको बता दिया। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे? एजेंटों को कमीशन मिलता था, ठीक है। तो जो मजदूरों की जो भर्ती का काम कौन करते थे? वहां के एजेंट क्या करते थे और उनको क्या कुछ कमीशन लेने को मिलता था। और वो कमीशन लेने के चक्कर में चाहे उन गरीबों को इतनी बुरी दशा में ले जाकर के पटक देते थे। और ये कमीशन लेने के चक्कर में क्या है, जो बहुत गरीब, जो बहुत पिछड़े होते थे, उन लोगों को क्या है, अनुबंधित श्रमिक बना करके ले जाया जाता था। गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए देखो अब लोग जा क्यों रहे, तो गांव में जो भी उत्पीड़न, जो भी शोषण, जो भी गरीबी हो रही है, उनके साथ जो भी परेशानी हो रही है, उनसे छोड़ करके वो वहां जा रहे कि हम पैसा कमा करके लाएंगे। यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पे जाना है, मतलब उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात बोली जाती थी तो वो तो होती थी झूठ, ठीक है। ये सब क्या है, इनका एजेंट करता था, बोले तुम उनको भेज दो काम करने के लिए, एजेंट को पैसा मिल जाता था, एजेंट मस्त और वो मस्त, पर ये जो बेचारे मजदूर है उनकी क्या स्थिति बुरी हो जाती थी।
कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। मतलब यहां तक की स्थिति है कि अगर कोई भी मजदूर बोल देता है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे देश में ही रहना है, तो क्या है, जो एजेंट है उसका अपहरण मतलब किडनैप भी उसे करा लेते थे, उसे गायब करवा देते, उसे उठा लेते थे, हाथ बांध करके उसे जहाज में ले जाकर के रख देते, बोले चल जाना है तुझे, पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। अब इसे क्या है, नई दास प्रथा का भी नाम दिया गया। इसे क्या है, नई दास प्रथा का नाम दिया गया कि अनुबंध करके, एग्रीमेंट करके क्या करा जा रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है। और दास क्या है, दास के हाथों में जंजीरें होती है, वो जंजीरें बंधी हुई मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, इसे जंजीर टूटी हुई है, मतलब आने वाले समय में कभी तो तोड़ेंगे ना जंजीर को। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार भी नहीं थे, तो वहां का जो जीवन स्थिति है वो बिल्कुल कठोर थी, बहुत रिजिड थी, उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कुछ होता था तो वो अत्याचार अत्याचार और अत्याचार ही उनके ऊपर होता था और कुछ भी नहीं। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले, पर अब करे क्या, अब ना तो वहां से भाग सकते, अगर कोई भी वहां से मजदूर भाग जाता था, जंगलों में छिप जाता था, और अगर मान लो वो पकड़ में आ गया तो उसको बहुत बहुत बुरी सजा दी जाती थी। तो अब ना तो वो देश छोड़ करके जा सकते, उनको बेचारों को यही नहीं पता कि हमारा रास्ता कौन सा, हमें भारत वापस कैसे लौटना है, कैसे जाएंगे वो लोग। तो अब उन्होंने क्या है, एक्सेप्ट कर लिए अपनी लाइफ को, मान लिया कि हाँ चलो जो भी है जैसे भी ठीक है, अब यहीं रहना है। तो उन्होंने उसी जीवन में अपने लोगों को ढूंढना शुरू करा कि यार हम सब एक है, हमें यहां पर तो एक होकर के रहना है, अपनी ही संस्कृति बना ली, अपनी ही परंपराएं, अपने ही गीत, अपने ही समाज में वो क्या है, चलते गए चलते जाते हैं। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए, अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों को अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। तो अब कुछ लोगों ने क्या करा, अपनी पुरानी जो भारत की संस्कृति और नई वहां पे जो लोग मिले उनसे सबसे मिलाकर के एक नई संस्कृति का ही सम्मिश्रण कर लिया, एक नई शुरुआत उन्होंने जीवन की करी। त्रिनिदाद में मोहर्रम के हुए व्यक्तिगत सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या है, जो मोहर्रम है उसको त्रिनिदाद में क्या एक विशाल उत्सव मेले का रूप दे दिया गया, मेला एक फेयर लगा दिया गया कि नहीं भाई सभी के लिए, सभी जो यहाँ पर है सभी के लिए ही होगा। इस मेले को होसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि होसे क्या होता है। इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया था और त्रिनिदाद में जो मोहर्रम का मेला आयोजित करा गया उसे होसे कहा गया है। उसमें सभी धर्मों के और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। अब वहां पर धर्म, जाति, रंग, भेद सब कुछ भूल गए लोग, और अगर वही लोग इंडिया में होते थे, वो देखो वो उस जाति का है, वो इस जाति का है, मैं इस जाति को। इसीलिए कहते हैं कि घरों में रहो और एक रहो, मतलब अपने देश में रहो और एक रहो, ओके, नहीं तो ऐसे ही कोई गुलाम बनाएगा, ऐसे ही कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार कर देगा। अब वहां जाकर के सब कुछ भूल गए, नस्ल क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, सब भूल गए। वहां पे तो एक नई संस्कृति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसको बोले जाकर के। पर हमारे देश में तो जब तक तो हो साहब मैं इस जाति का हूं साहब, ओके। इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय आप्रवासी और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जाती है। तो क्या है, जो गायक था वो बॉब मार्ले, उसने क्या करा, ये गीत गा करके, ऐसे गीत गा करके, ये एक विद्रोही धर्म है, विद्रोह के रूप में है, आगे प्रोटेस्ट के रूप में है कि हम खिलाफ है, इसको बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया। और भारतीय आप्रवासी जो भारत के लोग वहां गए थे वो, और कैरिबियन द्वीप समूह के जो लोग हैं वहां पे रह रहे, त्रिनिदाद, गुआना, ये सभी वहां के जो लोग हैं वो रह रहे, उनमें भी एक क्या है, मिलने की, एक साथ रहने की झलक हमें देखने को मिलती है। आपने कभी वेस्ट इंडीज की टीम में नाम सुना होगा, चंद्रपोल, ठीक है, राम सरवण ऐसे करके है, ठीक है, ये कौन है, राम नरेश ऐसा करके आपने नाम सुना होगा। तो आपके दिमाग में कभी कभार तो आया होगा यार खिलाड़ी तो वेस्ट इंडीज का है, अब हमें ये भी नहीं पता वेस्ट इंडीज है ठीक है ना, नहीं पता होगा जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, हमें भी नहीं बताता जब, ओके। तो यार ये है कौन ये लोग, ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज अनुबंधित श्रमिक बनकर के वहां गए थे, ये वही लोग हैं जिनके माता पिता को या उनके पूर्वजों को जबरदस्ती वहां ले जाया गया। पर समय के साथ समय बदला, अधिकारों की मांग हुई और अधिकार मिले तो फिर उन्हें हर जगह अधिकार मिलते गए, पर उनकी जो नाम है वो हमें आज भी वैसे के वैसे ही देखने को मिलते हैं। त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति है। तो चटनी म्यूजिक बहुत फेमस है वहां का। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। तो एक वैश्विक, देखो अब यहां पर हम बात कर रहे थे भूमंडलीकृत,
पूरी विश्वीकरण में पूरी दुनिया हमें एक नजर आने लगे। अब वहां पर भी जाकर के आप कैरिबियन द्वीप समूह में इंडिया के लोगों के नाम नजर आ रहे हैं। ये क्या है? वैश्वीकरण है। एकीकरण दिख रहा है कि भारत के लोग वहां पर और वहां के लोग और कहीं पे। तो यही क्या है? ये चीज दर्शाती है वैश्विक दुनिया का उदय, फिर से एक नई दुनिया का शुरुआत। ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टता गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता था। तो अब जो भी अपनी अपनी पहचान है, सब कुछ वो घुल मिल जाती थी, पुरानी पहचान गुम और एक नई पहचान, एक नया रूप ही लोगों का हमें देखने को मिलता था। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। कुछ चले जाते थे फिर वापस लौट करके आ जाते थे, और कुछ तो कभी वापस लौटे ही नहीं, चाहे एग्रीमेंट खत्म हुआ हो या ना हुआ। कुछ तो इन्होंने सोचा यार आना वापस यही है, यही जीवन बिताना है, तो फिर रहो अब जैसा भी है, क्या करना है जाकर के। तो उन्होंने अपने जीवन को, उसी को, वहीं के जीवन को एक्सेप्ट कर लिया। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। तो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता है, उन्होंने इस प्रथा का विरोध करा, जिसे क्या नई दास प्रथा के नाम से हम लोग जान रहे थे, उसका विरोध करा। बोला बहुत अपमानजनक है, ये बहुत दुखदायक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लोगों को आप दूसरे देशों में कामों के लिए भेजते हो, ये गलत बात है। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूर के वंशज कैरिबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। 1921 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया, परंतु फिर भी जो मजदूरों के जो वंशज चले गए थे वहां कैरिबियन द्वीप समूह में, जो पूर्वज चले गए थे, उनके आने वाले वंशज वही क्या है, वहीं रहते रहे और एक अल्पसंख्यक सा जीवन जीते रहे, एक बेचैन सा जीवन वो जीते रहे कि हम अल्पसंख्यक है, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारा कुछ भी नहीं, बस वो जीवन वहां पर काट रहे थे। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे जुल्म भी हम लोगों पे करे। वहां के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। तो ये तो भारतीय कुली है हमारे अंकल, नमस्कार अंकल। ओके, तो उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे और उनके साथ बहुत ही मतलब हम मान सकते हैं किस प्रकार का बर्ताव होता है। तो ये भूमंडलीकृत विश्व में हमारा लेक्चर नंबर 2 था। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे महामंदी का दौर और किस प्रकार से युद्ध का जो दौर होता है, ये सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।